वेट निकालो बेटा, कितने हो गए थे? कहां तक दिया था? 30 तक दिया था, 30 30 30 तक। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है? 2 3 4 5 6 7 8, कौन से वाले में? 7 तक कोई डाउट है? सेकंड वाला, सेकंड वाले में क्या पूछा है? केएसपी दिया हुआ है, सॉल्बिलिटी पूछी है ना mx2 की। ये तो सेकंड वाले में सॉल्ट कैसा है? mx2 है तो केएसपी क्या बनेगा? 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, s की पावर 1 प्लस 2, मतलब 4s क्यूब। और ये कितना दिया है? 1 इंटू 10 की पावर 11 दिया है ना बेटा? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 11 दिया है कि नहीं दिया? s कितना बन जाएगा? 1 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन 4 की पावर 1/3, क्या आएगा s? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8th वाला। 8th वाले में क्या दिया है ये बताओ? क्वेश्चन नंबर 8th में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 8th में गिवन है बेटा सॉल्विलिटी प्रोडक्ट, मतलब केएसपी। केएसपी कितना गिवन है? 1.0 इंटू 10 की पावर -6। और ये कितना है केएसपी? PbCl2। PbCl2 कितना आएगा? 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, s की पावर 1 प्लस 2, 1 इंटू 10 की पावर -6, 80 है ना? 4 इंटू एस क्यूब, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 इंटू 10 की पावर -6 की पावर 1/3, यही तो आएगा, ये तो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9th 10th 11 12 डाउट है? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है सॉल्विलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl, कितना दिया है ये बताओ? AgCl का KSP कितना गिवन है बेटा? AgCl का KSP गिवन है अपने पास 4 इंटू 10 की पावर -10, ये है कि नहीं है? सॉल्विलिटी ऑफ AgCl इन CaCl2, कितना? CaCl2 कितना है? ये Cl2 है 0.04 m। m मतलब क्या होता है? मोलरिटी। तो देखो होता क्या है कि जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है बेटा, फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, कैपिटल M और स्मॉल m बराबर हो जाते हैं, ध्यान रखना। कैपिटल M और स्मॉल m बराबर होते हैं। देखो कैपिटल M और स्मॉल m इसलिए बराबर होता है क्योंकि m क्या होता है? मोल अपॉन वेट ऑफ H2O। ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे? और कैपिटल M कितना होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ वाटर क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है? और अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लेते हैं बेटा, क्या ले लेते हैं? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो क्या होता है? वेट ऑफ H2, मतलब वेट ऑफ H2 बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है, तो ये अप्रोक्सीमेट क्या हो जाता है? वेट ऑफ H2O अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होता है? वेट ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होता है कि नहीं होता है? वेट ऑफ H2O किसके बराबर होता है? वेट ऑफ सॉल्यूशन के बराबर हो जाता है। अभी बताओ वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर हुआ, ये बताओ डेंसिटी कितनी होती है वाटर की? 1। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? और वॉल्यूम मुझे निकालना है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और यही क्या था? वेट ऑफ H2O, क्योंकि डाइल्यूट है, डेंसिटी कितनी? 1, तो वॉल्यूम किसके बराबर आ गया? वेट ऑफ H2। आया कि नहीं आया? इस वेट की जगह मैं वॉल्यूम लिख दूंगा तो ये और ये बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ये ध्यान रखना,
डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए स्मॉल एम और कैपिटल एम क्या होते हैं? बराबर होते हैं। स्मॉल एम और कैपिटल एम क्या होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए? बराबर। अब मुझे बताओ NaCl को इसके साथ डालेंगे, ये बताओ ये कितना Cl नेगेटिव निकालेगा? 0.04। Cl नेगेटिव कितना निकालेगा? Cl नेगेटिव निकालेगा 0.04 इंटू 2, कितना हो जाएगा? 0.08 m। अब मुझे बताओ, अब AgCl को अगर हम डिजोल्व कराएंगे तो Ag प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? अब ऑलरेडी Cl 0.08 इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि मुझे सॉल्युबिलिटी किसकी निकालनी है? AgCl की। AgCl की सॉल्युबिलिटी किस में निकालना है? CaCl2 में निकालना है कि नहीं निकालना है? तो ये S है तो ये कितना होगा? प्लस S। KSP क्या लिख दोगे आप? 0.08 प्लस S इंटू S। तो KSP कितना है जल्दी बोलो? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इक्वल्स टू 0.08 प्लस S इंटू S। तो हम क्या मान एक अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। S किससे छोटा है? 0.08 से। तो ये कितना बन जाएगा? 0.08 इंटू S कितना बन जाएगा? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10। S की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बोलो? ये बन जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस 8। ये आएगा कि नहीं आएगा? तब ये बन जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। आ गया? है कोई आंसर? -9, सॉरी -9 m। M और कैपिटल M बराबर है। आंसर कौन सा आ गया? 10 नहीं आ गया। 13 हो गया, 14, 15, 16, 17, 18 हो गए, 19 हो गया ना, 20, 21, 22 नहीं हुआ? 22 तक कोई डाउट है तो बता दो बेटा। कौन सा? 22। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl AgBr, द रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी S निकालो ना दोनों का। बताओ AgCl के लिए KSP क्या बनेगा? S²। और AgBr इसका सॉल्युबिलिटी बने, और AgBr के लिए बेटा H2 का स्क्वायर। मुझे बताओ S1 कितना हो जाएगा? √ KSP। √ KSP कितना होगा पहले वाले का? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 22, 10 की पावर माइनस 8। और H2 कितना होगा बेटा? 35 इंटू 10 की पावर माइनस 13। ये आएगा। ये कितना है? 10 की पावर माइनस 4। और ये कितना है? इसको मैं 35 इंटू 10 की पावर माइनस 14 लिख दूं, और ये 35 अप्रोक्सीमेट 36 है। 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 के आसपास H2 आएगा। किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? AgCl। AgCl ज्यादा हो गया। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 हो गया। 26 बताना है। 26 का चेन नहीं आता है। 26 का चेन नहीं आएगा। ट्वेंटी सिक्स में क्या बोला है? अपॉन बॉट pH must be solution contain a precipitate of chromium hydroxide be adjust to
दैट ऑल ऑफ प्रेसिपिटेट डिसॉल्व, मतलब सभी प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाए, मतलब पीपीटी फॉर्म ना हो। पीपीटी फॉर्म कब नहीं होती है? जब QsP लेस देन KsP होता है। KsP कितना दिया है जल्दी बोलो, क्रोमियम का 26 है ना, 6 इंटू 10⁻⁻31 किया हुआ है। ये बताओ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का KsP क्या बनेगा? Cr प्लस 3 OH नेगेटिव। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ इसका आपको QsP लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? Cr प्लस 3 OH का क्रोमियम कितना है? 0.1। OH नेगेटिव कितना हो गया? -30। ये आ गया कि नहीं आ गया? OH नेगेटिव कितना आ गया जल्दी बोलो? OH नेगेटिव कितना आ गया? 6 इंटू 10⁻6 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/3 इंटू 10⁻⁻10। अब ध्यान देना, ये मुझे मुझे किस में चाहिए? पीएच में, और ये क्या है? पीओएच। मुझे बताओ OH नेगेटिव से मुझे H प्लस चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? KW को OH से डिवाइड कर दें, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा KW अपॉन OH नेगेटिव। ये भी अपन को क्या करना पड़ेगा? KW डिवाइडेड बाय 6 की पावर 1/3 इंटू 10⁻⁻10। किसी का रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होता है? इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। क्या जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये क्या लिखा है? H प्लस। H प्लस ही तो लिखा है। H प्लस लिखा है कि नहीं लिखा है? से 2 और 3 कौन बड़ा होता है? 3। रेसिप्रोकल करोगे तो होता है कि नहीं? तो रेसिप्रोकल करने पे OH अगर छोटा है, रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्वालिटी चेंज हो जाती है। हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान दो, H प्लस क्या होना चाहिए? H प्लस ग्रेटर देन KW कितना होता है? -14। 6 की पावर 1/3 इंटू 10⁻⁻10। H प्लस ग्रेटर देन क्या आ गया? 10⁻⁻4 इंटू 6 की पावर -1/3। ये आया कि नहीं आया? अब माइनस लॉग दोनों साइड लो, दोनों साइड क्या ले रहे हैं? माइनस लॉग। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस लॉग लोगे, माइनस लेने पे क्या होता है? इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। पीएच लेस देन माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻4 इंटू 6 की पावर -1/3। तो कितना आ गया पीएच जल्दी बोलो? माइनस लॉग कितना बन जाएगा? 4। और ये भी माइनस में है, तो लॉग 1/+ जो बोल सकता हूं log 6। 4 प्लस 1/3 log 6 क्या होगा? log 2 प्लस log 3। log 2 कितना होता है? 0.3। log 3 0.47, तो कितना हो गया? 0.77। तो कितना बन गया? 4 प्लस 2 26 के आसपास हो जाएगा, 4.6। पीएच इससे क्या होना चाहिए? छोटा, 4.26। तो अप टू 4.2 तक अपना आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? चेन्नई। 29, 27 हो गया। तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा ना इसमें। ये तो 27 में Cr2O4 सॉल्युबिलिटी दी गई है ना, KsP। सॉल्युबिलिटी किसमें पूछ रहे हैं? 0.1 AgNO2।
बताओ बेटा, कौन सा 27? Ag2 सिल्वर क्रोमेट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? सिल्वर क्रोमेट। क्या बनाएगा? 2Ag प्लस 4O4 डाई नेगेटिव, ऐसा है। ये देखो, ये 2s आएगा, ये कितना आएगा बेटा? s। ऑलरेडी उस सॉल्यूशन में AgNO3 पड़ा हुआ है, तो वो कितना है बेटा? 0.1। तो प्लस 0.1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब KSP आप लिखोगे तो KSP में क्या लिखोगे? Ag प्लस का स्क्वायर एंड 4O4 डाई नेगेटिव। Ag प्लस कितना है? 2s प्लस 0.1 का स्क्वायर इंटू s। KSP कितना दिया हुआ है? 27 का 1.1 इंटू 10 की पावर -12, ये दिया है कि नहीं दिया? मुझे ये बताओ, हम क्या कर रहे हैं? s को क्या मान रहे हैं? 0.1 से छोटा मान लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये कितना बन जाएगा? 1.1 इंटू 10 की पावर -12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.1 का स्क्वायर इंटू s। 1.1 इंटू 10 की पावर -12 इक्वल टू 10 की पावर -2 इंटू s। तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 1.1 इंटू 10 की पावर -10। ये आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? सर क्या है इसका? मैच हो रहा है? 28, 29, डाउट है? 29 बोलो तब। ट्वेंटी नाइन 29 देखो, ये तो कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है? Pa+2 होता है, और फॉस्फेट क्या होता है? PO4-3। तो इसका सॉल्ट कौन सा बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई वाला बनता है, CA3PO4 का होल ट्वाइस, ये सॉलिड आएगा। कैसे बन जाएगा? 3Ca+2 प्लस 2PO4-। अगर ये S है तो ये कितना बनेगा? ये 3s और ये 2s बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ये तो, ये S क्या होता है? मोल ऑफ CA3PO4 का होल थ्राइस डिजोल्व। जो मैक्सिमम मोल डिजोल्व होते हैं वही तो लिखते हो, अपॉन वॉल्यूम लीटर में। ये करते हैं कि नहीं करते हैं? अब मुझे बताओ, कितने मैक्सिमम मोल डिजोल्व हो रहे हैं कैल्शियम फॉस्फेट के? वेट कितना दिया है कैल्शियम फॉस्फेट का? W ग्राम पर 100 ml। तो W मोल कैसे कन्वर्ट करोगे? W अपॉन मोलर मास। ये करोगे कि नहीं करोगे? ये मोल आ गए। वॉल्यूम कितना है? 100, और ml में है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, हो गया। आ गया 10W/m आ गई कि नहीं आ गई? S, ये S आ गया कि नहीं आ गया? सॉल्बिलिटी, सॉल्बिलिटी अपने पास ये आ गया है। अब अगर इसका हम KSP लिखें तो KSP क्या आएगा? 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, S की पावर 5, यही आएगा। और ये कितना है? 2 की पावर 2, 27 इंटू 4, 108। S कितना हो जाएगा? 10W/m पावर 5, कितना हो गया? 108 इंटू 10 की पावर 5 W/m का कितना हो गया? 10 की पावर 7 W/m पावर 5। अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट लगभग इसको 100 मान लेना, तो 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 7। चलो 30 हो गया, पकड़ो, बाद में कर।
नेक्स्ट होमवर्क क्या करोगे, ये वाली सीट पूरी कर लेना। कितनी और बच रहे हैं? 10। ये सीट होगी और एक पुरानी वाली डिस्कस होगी नेक्स्ट क्लास में। तो कहाँ तक पढ़ा था बेटा? पढ़ लिए थे अपन ने। पकड़ो बेटा इसको। यहाँ ध्यान दो। देखो, H2CO3 कैसा बेस है? वीक बेस है। ये कैसा है बेटा? वीक एसिड। वीक एसिड है कि नहीं है? अभी तो ये मोनोबेसिक है कि डाइबेसिक? डाइबेसिक। वीक एसिड है तो इसे इसका एक K1 गिवन होगा और एक K2 ऑफ H2CO3। अब मुझे ये बताओ कि अगर आप इसके अंदर बेस डालना देखो, ये तो दो टाइप के H+ देगा। H2CO3 है, ध्यान देना बेटा। H2CO3 सबसे पहले किसमें ब्रेक होगा? HCO3 नेगेटिव एंड H+। फिर फर्दर ये किसमें जाएगा? CO3 डाई नेगेटिव एंड H+। इसके लिए K1 बोला जाता है, इसके लिए क्या बोला जाता है? K2। तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला। भाई अगर अपने पास पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं बीक में तो सबसे आसानी से कौन सा निकलता है? पहला वाला H+। फिर उस पर एक नेगेटिव आ जाएगा तो फिर से H+ निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाती है। क्या होती जाती है बेटा? कम। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसके अंदर बेस डालूंगा तो सबसे पहले वो पहले नंबर वाले से रिएक्ट करेगा कि दूसरे नंबर वाले से? पहले नंबर वाले से, क्योंकि जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो पहले आयनाइज होगा और वही आपका रिएक्ट कर जाएगा। तो अब ध्यान देना, जब भी आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो किससे? NaOH से, तो दो स्टेप में रिएक्शन होती है, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। H2CO3 की रिएक्शन अगर हम NaOH से कराएंगे तो होगा क्या? सबसे पहले कौन सा निकलेगा? पहला वाला प्लस H2O। अब क्या होगा? NaHCO3 प्लस NaOH। क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2 प्लस H2 प्लस H2। इसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट नंबर का H+ निकला, इसमें कौन से नंबर का निकला? दूसरे नंबर। ये रिएक्शन होंगी। जब तक पहले नंबर का पूरा नहीं निकलेगा तब तक हम दूसरे नंबर का नहीं निकाल पाएंगे।
जैसे फॉर एग्जांपल H2CO3 की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, NaOH। ये 1 मोल है मान लो, ये 0.5 मोल है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये 1 मोल है, ये भी कितना है बेटा, 1 मोल। तीसरा, ये 1 मोल है, ये 1.5 मोल। चौथी कंडीशन, ये 1 मोल है और ये 2 मोल। रिएक्शन करानी है, इनकी रिएक्शन करानी है। मान लो ऐसे दिया हो, सबसे पहले ध्यान देना, H2CO3 दिया गया है, किससे रिएक्शन करा रहे हैं, NaOH। क्या सबसे पहले कौन सा निकालेंगे, पहले वाला, 10H2, ऐसे ही करोगे। ये 1 मोल है और ये 0.5, तो ये खत्म हो जाएगा, ये कितना बचेगा, 1 माइनस 0.5, तो ये कितना बन जाएगा, ये भी 0.5। अब इसका पीएच कैसे निकालोगे, मान लो इस गिवन कंडीशन में पीएच निकालना है। अब मुझे बताओ कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, एसिड है और उसका सॉल्ट, और ये एसिड कैसा है, वीक, वीक एसिड हो और उसी का सॉल्ट हो स्ट्रॉन्ग के साथ, तो बफर। ये कैसे निकलेगा, एसिडिक बफर से। एसिडिक बफर से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सॉल्ट, एसिड बचा हुआ है और उसका सॉल्ट, तो पीएच क्या लिखोगे, ये तो इसमें पी के A1 ले कि K1 ले कि K2 ले, K1, क्योंकि पहला वाला H प्लस ही आपका एसिड की, तो क्या लिखोगे, Ka1 प्लस लॉग, क्या लोगे बेटा यहाँ पे, सॉल्ट, सॉल्ट कौन सा, NaHCO3 की कंसंट्रेशन अपॉन H2CO3, ऐसे पीएच। अब यहाँ पे तो 0.5 डाल देना, जो भी वैल्यू रहेगी वो डाल देना। सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाले में बताओ क्या होगा, सेकंड वाले में आप लिखोगे सर H2CO, देखो आप सेकंड वाली इक्वेशन क्यों नहीं यूज कर रहे हो, ये वाली, ध्यान देना। अब आपको एक डाउट आएगा कि सर आपने सेकंड वाली इक्वेशन क्यों नहीं लिखी, इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ये क्या हो चुका है, 0, ये कितना है, 0.5, क्या फर्दर रिएक्शन होगी आगे, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि NaOH है ही नहीं पिक्चर में, क्योंकि आपने 0.5 दिया था, 0.5 पूरा कंज्यूम हो चुका है। सेकंड, सेकंड में कितना लिया है बेटा आपने, H2CO3 किससे रिएक्ट कर रहा है, NaOH से, क्या बना देगा, NaHCO3 प्लस H2O, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये कितना मिलेगा, 1, ये भी 1। अब मुझे बताओ अपने पास अवेलेबल क्या है, ओनली NaHCO3, ये अकेला अवेलेबल है कि नहीं है, ये बताओ ये कैसा है, सिर्फ अकेला सॉल्ट है, और ये सॉल्ट कैसा है, देखो एक बताया था आपको MP प्रोटेक्ट,
एमपी प्रोटेक है कि नहीं? H प्लस दे भी सकता है, H प्लस ले भी सकता है। और एमपी प्रोटेक का पीएच कैसे निकालते हैं? जो नंबर का H निकालना उस नंबर का K ले लो और उससे एक कम वाला, ये बताया था यार, बाय 2, ये पीएच है। क्या ये नीचे और भी रिएक्शन में जाएगा? नहीं जाने वाला। क्यों नहीं जाने वाला? क्योंकि बेस पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, ये 0 हो गया, ये 1 है। कहीं फर्दर रिएक्शन में जाएगा? थर्ड, थर्ड है H2CO3, किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा? NaOH से। क्या बना देगा? NaHCO3 प्लस पानी। ये कितना है? 1। ये कितना है? 1.5। तो अभी बताओ, ये पूरा खत्म हो जाएगा, कितने बचेगा? 0.5। ये 1, ये 1। अब मुझे ये बताओ, सॉरी, 0 0, ये कितना हो जाएगा? 1 और ये भी 1। अब ये फर्दर रिएक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि NaOH अभी बचा हुआ है, NaOH बचा हुआ है, तो फर्दर ये क्या करेगा? इससे H और निकालेगा। कब तक H निकालता रहेगा? जब तक कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, सॉरी, कार्बोनिक एसिड का पूरा H प्लस नहीं निकल जाएगा। अब क्या करेगा ये? फर्दर NaHCO3 से अब फिर से ये रिएक्ट करेगा NaOH, और क्या बना देगा? ये क्या बना देगा बेटा? Na2CO3। ये कितना है बेटा? 1। और ये कितना है? 0.5। तो ये पूरा खत्म। 1 माइनस 0.5, ये कितना बन जाएगा? 1 माइनस 0.5, और ये कितना बन जाएगा? 0.5 प्लस H2 भी कितना आ जाएगा? 0.5। अब इसका पीएच कैसे निकालोगे ये बताओ? मेरे पास कौन कौन है? मेरे पास है NaHCO3 एंड Na2CO3। ये दोनों क्या है? ये एसिड हो गया, ये उसका सॉल्ट हो गया, तो वो बफर की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? पीएच क्या बन जाएगा? pKa। सेकंड नंबर का काम कर रहा है A2 प्लस लॉग Na2CO3 अपॉन NaHO3। आएगा कि नहीं आएगा? क्या? हाँ, क्या हो गया? पूरा वाला पहला निकल गया, अब दूसरे नंबर का निकलेगा। नहीं, दूसरे नंबर का H रिएक्ट कर रहा है ना, तो दूसरे नंबर का Ka2 यूज होगा। उसका तो पूरा रिएक्ट कर चुका है ना। नंबर का इन्वॉल्व होगा, उसी नंबर का आपका Ka यूज होता है, चाहे बफर हो चाहे सॉल्ट हो। आपने ये समझो कि आपने 1.5 मोल ले लिया, 1 मोल ले लिया, 1 मोल से 1 मोल H प्लस निकलेगा, पहले नंबर का पूरा खत्म हो जाएगा, दूसरे नंबर का आधा ही रिएक्ट कर पाएगा, क्योंकि आधा मोल ही बचेगा, एक से एक खत्म हो जाएगा।
फोर्थ पे क्या होगा बेटा? फोर्थ पे मुझे बताओ क्या होगा? H2CO3 किससे रिएक्ट करेगा? NaOH से। क्या बना देगा? NaHCO3 प्लस H2O। ये कितना है बेटा? 1। और ये कितना है? 2। ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, और ये कितना बचेगा? 2 - 1। एक के साथ एक रिएक्ट कर रहा है तो ये बन आ जाएगा, ये भी 1। फर्दर क्या होगा? NaHCO3 प्लस NaH। ये 1 है, और ये भी कितना है बेटा? 1। ये बन जाएगा Na2O3 प्लस H2। ये भी 1, ये भी 1, तो ये खत्म, ये खत्म, 1, ये। मुझे बताओ सॉल्यूशन में क्या क्या मिलेगा? Na2CO3 कितना हो जाएगा अपना? 1। ये अकेला मिलेगा। ये तो इसका पीएच कैसे निकालते हैं बताया था, ये कंप्लीट सॉल्ट है। कंप्लीट सॉल्ट में हाइड्रोलिसिस में कौन सा जाएगा? Ka2। याद करो जब आपको बताया था, जब पॉलीप्रोटिक में जब दो टाइप के हाइड्रोलिसिस होती थी तो Ka2 ही अपन यूज करते थे। इसका पीएच क्या लिखोगे? हाफ ऑफ Pkw। एक तो सॉल्ट किसका है? बीक एसिड का, तो Pa बेसिक रहेगा तो ऐड होगा। इसमें कौन सा लिखते थे? 2 प्लस लॉग्स अपने। मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूं वॉल्यूम ऑफ NaOH और pH अगर कर्व बनाओ, वॉल्यूम ऑफ NaOH और pH का अगर कर्व बनाओ कैसा बनेगा? वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड pH का अगर हम कर्व बनाएं तो कैसा आएगा? वॉल्यूम ऑफ NaOH और pH का अगर हम कर्व बनाएं तो कैसा बनेगा? ये तो सॉल्यूशन कैसा है? इनिशियली एसिडिक, तो pH क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। एक इक्विवेलेंट पॉइंट यहां मिलेगा, एक दो आएंगे अपने पास, क्योंकि दो H प्लस निकल रहे हैं तो दो इक्विवेलेंट पॉइंट आएंगे। जब पहला H प्लस पूरा कंज्यूम हो जाएगा, पहला इक्विवेलेंट पॉइंट, और दूसरा H प्लस कंज्यूम होगा तो दूसरा इक्विवेलेंट पॉइंट। दो इक्विवेलेंट पॉइंट मिलेंगे। पहला इक्विवेलेंट पॉइंट जब पहला H प्लस कंज्यूम हो, क्योंकि दो टाइप के H प्लस देगा। जैसे H3PO4 होता तो कितने निकलते इसमें? 3 H प्लस है, 3 निकलते। कैसे? ऐसा जाता है, ऐसा जाता है, ऐसा जाता है, ऐसे एक इक्विवेलेंट पॉइंट, 2 3 ऐसे जाते ही, क्योंकि कितने H प्लस देगा? 3 H प्लस, और तीनों की एस्टिक स्ट्रेंथ अलग अलग है। पहला वाला ज्यादा एस्टिक होता है, दूसरा वाला उससे कम, तीसरा वाला और भी कम। ग्राफ ऐसे बनते हैं। जितने टाइप के H प्लस, मतलब मोनोबेसिक होगा, मोनोबेसिक में कैसा बनता था? ऐसा। ट्राई बेसिक में दो आ रहे हैं, ट्राई बेसिक में 3 आएंगे, बीक में ऐसे ही तो आता था अपना बीक जब अपन बनाते थे, ऐसा आके एकदम ऐसे एक ही कर्व बन रहा है। ट्राई बेसिक में 2, ट्राई बेसिक में 3। जितने H प्लस होंगे उतने ही इक्विवेलेंट पॉइंट मिलेंगे, तो हर एक इक्विवेलेंट पॉइंट पे आपका शिफ्ट मिलता है, कर्व ऐसा बनता है। दो इक्विवेलेंट पॉइंट है, 2 मिलेंगे, 3 इक्विवेलेंट पॉइंट होंगे, 3।
इक्विवेलेंट पॉइंट किससे डिसाइड होते हैं? कितने डिफरेंट टाइप के H प्लस वो दे रहा है। मोनो बेसिक में 1, डाई बेसिक में 2, ट्राई बेसिक में 3, टेट्रा बेसिक में 4। टाइट्रेशन ऑफ Na2CO3 with strong base, अब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड Na2CO3 क्या बोलते हैं? Na2CO3 क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सॉल्ट ले रहे हैं और HCl के साथ उसका टाइट्रेशन, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा है बेटा देखो, Na2CO3 एक्वस क्या हुआ है, इसमें हम H प्लस डाल रहे हैं, मतलब क्या डाल रहे हैं, HCl H2SO4 जो भी है वो हम डाल रहे हैं, H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से लेके हम डाल रहे हैं। तो क्या होगा देखो इसमें, सबसे पहले मुझे बताओ कि ये सॉल्यूशन कैसा है। Na2CO3 ये बेसिक सॉल्यूशन है। क्यों है बेसिक? क्योंकि सर ये सॉल्ट है अपना बीक एसिड का सॉल्ट है। बीक एसिड का सॉल्ट कैसा होता है, बेसिक। ये बेसिक सॉल्यूशन है। कैसा है बेटा, बेसिक सॉल्यूशन। अब ध्यान देना, अब अगर इसमें मैं H प्लस डालूंगा तो आप इसको ऐसे, इसको हमेशा ऐसे रीड करना, आप ऐसे रीड करना कि ये जो दिया हुआ है Na2CO3, इसमें जैसे ही हम H प्लस डालेंगे तो क्या बना देगा ये, देखो दो टाइप के H प्लस लेगा। अभी अभी इसमें चार्ज कितना है, या फिर इसको आप ऐसे रीड कर दो CO3 डाई नेगेटिव, ऐसे रीड कर सकते हो। सोडियम है वो तो पानी में डालोगे हट जाएगा, CO3 डाई नेगेटिव, ये क्या बनाएगा, NaHO3 और HCO3 नेगेटिव, ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। जैसे ही आप H प्लस दोगे तो H प्लस सबसे आगे किसमें बढ़ेगा, -2 वाले से, तो पूरा का पूरा -2 किसमें कन्वर्ट होगा, -1 में। इसमें प्रोटोनेशन हो रहा है। अब होगा क्या, सेकंड स्टेप, ये कौन सी है बेटा, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में क्या होगा, जब ये पूरा का पूरा -2 वाला मतलब कार्बोनेट आयन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट ही बोलते हैं ना HCO3 को। सोडियम कार्बोनेट जैसे जैसे आप H प्लस डालते जाओगे सोडियम कार्बोनेट बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट होता जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट में। और एक्स्ट्रा H प्लस डालोगे तो क्या होगा, जब पूरा कार्बोनेट बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा तब बाई कार्बोनेट क्या करेगा, HCO3 और HCO3 माइनस किससे रिएक्ट करेगा, H प्लस से, और क्या बनाएगा, H2CO3, ये बना देगा। मुझे बताओ ये कैसा है, ये है बेटा अपना कैसा, बेसिक। कैसा है, और ये कैसा है, एसिड बन गया कि नहीं बन गया, एसिडिक, ऐसा है कि नहीं। आप H प्लस डालते जा रहे हो, ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब ध्यान देना, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले स्टेप में इसको अपन बोलेंगे जब पूरा का पूरा सोडियम कार्बोनेट आपका बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसे बोलेंगे अपन फर्स्ट
इक्विवेलेंट, फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट में क्या होगा? ऑल CO3 डाई नेगेटिव कन्वर्ट इनटू HCO3 होगा कि नहीं होगा? और इसको क्या बोलोगे? सेकेंड इक्विवेलेंट फिर क्या होगा? ऑल कन्वर्ट टू H2। ध्यान देना, इसमें इंडिकेटर कौन सा यूज करेंगे, इंडिकेटर ही बता देता हूं। इंडिकेटर बहुत हेल्प करते हैं आपको फाइंड आउट। इंडिकेटर इसमें कौन यूज होगा? ये तो एसिडिक बेसिक मीडियम में कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं? नॉप्थलीन, नॉप्थलीन यूज करेंगे। नॉप्थलीन। और एसिडिक में कौन सा यूज करते हैं? मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड या मिथाइल ऑरेंज, इसमें हम कौन सा यूज करते हैं? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है? तो मिथाइल ऑरेंज की रेंज क्या होती है? 3 से 4.5, 4.5 से 6, 4.5 से 6.5 बताया था। मिथाइल रेड 3 से 4.5, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड 4.5 से 6.5, रिक फिनॉल रेड बताया था 6 से 6.5 से 8.5 तक था। और फिर कौन सा था? फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन कौन सा था? 8 से 10। कलर क्या होता था? बेसिक मीडियम में पिंक और एसिडिक में कलरलेस। और मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड और बेसिक मीडियम में येलो, येलो। अब ध्यान देना यहां पे, सुनो सुनो पहले सिंपल एग्जांपल है। इसमें फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट कौन इंडिकेट करता है? फिनोप्थलीन। सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट कौन इंडिकेट करेगा? मिथाइल ऑरेंज। तो पहले यहां पहला इक्विवेलेंट पॉइंट को इंडिकेट कराने के लिए हम मिथाइल सॉरी कौन सा फिनोप्थलीन यूज करते हैं? फिनोप्थलीन यूज करते हैं। एच कौन सा यूज करते हैं? मिथाइल ऑरेंज। सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट। तो पहले कौन सा इक्विवेलेंट पॉइंट मिलेगा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। ये तो CO3 डाई नेगेटिव ज्यादा आसानी से H+ लेगा। अब आपको सोच के बताओ, CO3 डाई नेगेटिव और SCO3 डाई नेगेटिव में किसकी H+ लेने की टेंडेंसी ज्यादा है? इसमें नेगेटिव ज्यादा है तो ज्यादा खींचेगा। तो पहले पहला इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं इसके अंदर एसिड डालूंगा तो सबसे पहले फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा। फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पार होने के बाद फिर कौन सा आएगा? सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि पहले वाला इक्विवेलेंट पॉइंट के लिए जो आपका एनायन है वो डाई नेगेटिव है। डाई नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन सॉरी हाइड्रोजन की एफिनिटी बहुत ज्यादा है। पहले फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा। जैसे ही हम H+ डालना चालू करेंगे तो पहले आपका CO3 डाई नेगेटिव HCO3 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। फिर से और H+ डालेंगे तो SCO3 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा? H2CO3 में। ना लिख लो फिर अपन। अगर आपसे किसी ने बोला कि फिनोप्थलीन ने कलर चेंज किया है, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया। कोई आपसे बोल रहा है कि मिथाइल ऑरेंज ने कलर चेंज किया है तो सेकंड इक्विवेलेंट।
जी ये बताओ, जैसे में पानी की टंकी होगी, कैसे मालूम चलता है भर गई है? पानी फैलने लगता है हमारे यहाँ तो, चालू करके छोड़ देते हैं, पानी फैलने लगे तो हो गए। एक अलार्म लगता है उसके अंदर, देखा होगा, चलने लगता है भाई पानी फैल रहा है बंद कर दो, आता है कि नहीं चलता है? हाँ अब शांत हो जाओ पहले। अब देखो, तो आपने क्या किया, आपने थोड़ा हाईटेक अलार्म लगवाया है। वो क्या करता है, जब सुनो पहले, जैसे ही आधी टंकी फिल करता है तो वो आपका ग्रीन कलर की लाइट जला देता है, और जैसे ही पूरी टंकी फिल हो जाती है तो रेड, खाली रहती है तो कुछ नहीं जलाता है, खाली है तो कुछ नहीं जला। कोई डायलॉग था कि हमने 3 टोंटियां लगवा रखी हैं बाथरूम में, याद है? बोलता है जिसको जिसको गरम से नहाना है ये वाली खोलेगा, जिसको ठंडे से नहाना है, जिसको नहीं नहाना है ये वाले का, इससे पानी नहीं आता है। ऐसे सुनो अब, हाँ बाबू भैया, सुनो रेड, सुनो, एक रेड है और एक ग्रीन है। अब क्या हुआ कि पानी भरना चालू हुआ, मम्मी ने बोला कि भाई यार ग्रीन लाइट जल गई, तो आपके दिमाग में क्या क्या पिक्चर जनरेट होगी, आधी टंकी भर चुकी है थोड़ी। अब क्या हुआ, दूसरे दिन मम्मी ने बोला कि ग्रीन लाइट जल गई, मतलब आधी। अब दूसरे दिन बोला मम्मी ने कि रेड लाइट जली है। अब मुझे तो अगर रेड लाइट जली है इसका मतलब क्या है, पूरी फिल हो गई। पूरी फिल हुई तो ये तो कॉमन सेंस है कि आधी तो फिल हुई होगी, मतलब रेड लाइट भी पहले जल गई होगी, येलो सॉरी ग्रीन भी पहले जली होगी। ये समझ में आ रहा है? अगर मम्मी बोल रही है कि आपकी रेड लाइट जल गई है, तो क्या रेड लाइट पहले जली होगी कि पहले आपकी ग्रीन जली होगी? ग्रीन, ग्रीन ऑब्वियस है। ये अपन को कॉमन सेंस लगाना है। कोई आपसे बोला टंकी पूरी फिल हो गई, तो क्या पूरी फिल हुई होगी तो आधी नहीं फिल हुई होगी, आधी पहले हुई होगी फिर पूरी हुई होगी। तो अगर आपसे कोई बोल दे कि यार आपका घर पे आप गए, आपको फोन लगाया, यार आपकी ग्रीन रेड लाइट जल रही है, तो आपके दिमाग में क्या आया होगा, धीरे धीरे पानी फिल हुआ होगा, फिल होते होते पहले ग्रीन पे आया होगा, ग्रीन से रेड, ये डायरेक्ट ऐसा हुआ होगा पूरी, सर पूरी फिल हो गई आधी नहीं हुई होगी, तो हो नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप पानी फिल कर रहे हो तो पहले आधा होगा फिर पूरा होगा। तो ये कॉमन सेंस है कि अगर आपकी रेड लाइट जली है तो ग्रीन तो पहले जली गई होगी। क्यों? क्योंकि पहले आधा फिल हुआ होगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फुल हुआ होगा। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, मैं आपसे बोल रहा हूं कि फिनोप्थलीन ने कलर चेंज किया है, तो आप क्या बोलोगे? पहला इक्विवेलेंट पॉइंट। मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार मिथाइल ऑरेंज ने कलर चेंज किया, इसका मतलब क्या है? ये तो कलर चेंज कर ही चुका होगा, कि फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे आप कब पहुंचे होगे? जब पहला पार हो गया होगा। अगर मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज कर रहा है तो फिनोप्थलीन ने तो कर ही दिया होगा। क्यों? क्योंकि मिथाइल फिनोप्थलीन का भी कब कलर चेंज करेगा? जब पहला इक्विवेलेंट पार होगा। पहला इक्विवेलेंट निकलेगा, इक्विवेलेंट पॉइंट निकलेगा, फिर कौन सा आएगा? दूसरा। अगर हम दूसरे पे पहुंच चुके हैं तो पहला तो हो ही गया होगा। तो अब ये नहीं सोचना कि सर मिथाइल ऑरेंज ने कलर चेंज किया है तो आप सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट लो, फर्स्ट क्यों ले रहे हो? बेटा फर्स्ट तो पार हुआ होगा, पहले रिएक्शन ये होगी, उसके बाद दूसरी वाली होगी। तो अगर आपका किसी ने बोल दिया सिर्फ फिनोप्थलीन अकेला कलर चेंज कर रहा है मतलब पहला इक्विवेलेंट पॉइंट मिल रहा है, और अगर मिथाइल ऑरेंज कर रहा है तो पहला प्लस दूसरा दोनों आए होंगे। तो ये बताओ, अगर आपसे ऐसा बोला जाए HDH ओनली चेंज इट्स, ये तो कलर कहां से कहां चेंज करेगा? बेसिक मीडियम में क्या होता है? पिंक। और जब ये इक्विवेलेंट पॉइंट निकलेगा तो ये थोड़ा स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कलरलेस। मतलब फिनोप्थलीन कहां से करेगा? पिंक से कहां जाएगा? कलरलेस। तो ये क्या बोलेगा कि भाई ये रिएक्शन हुई है, कौन सी रिएक्शन हुई है? Na2CO3
इससे रिएक्ट किया है H+ से, और क्या बन गया है NaHCO3। ये अकेली रिएक्शन हुई है ये वाली। अगर आपका मिथाइल ऑरेंज चेंज इट्स कलर, मिथाइल ऑरेंज ने अपना कलर चेंज किया है, इसका मतलब क्या है, पहली भी हुई है और दूसरी भी हुई है, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट जो Na2CO3 है वो किससे रिएक्ट कर गया, 2H+ से डायरेक्ट रिएक्ट कर गया। वो क्या बना दिया उसने, H2 H2CO, ये हुआ होगा इस सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे। पहले आपकी पहली रिएक्ट डायरेक्ट ये नहीं बनेगा, पहले ये रिएक्शन होगी उसके बाद ये होगी। और ये कलर कहां से कहां तक जाएगा, ये बताओ, पहले कलर कैसा रहेगा, येलो, बेसिक मीडियम थोड़ा स्लाइटली बेसिक में येलो, येलो से रेड। अगर मिथाइल ऑरेंज येलो से रेड गया मतलब सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट आया, और सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट पहुंचाने के लिए मुझे पहला इक्विवेलेंट पॉइंट पार कराना होगा और दूसरा, तो कितने लगेंगे, 2H+ लगेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिर्फ अकेला मिथाइल ऑरेंज अकेला कलर, सॉरी फिनोप्थलीन अकेला चेंज कर रहा है, मतलब पहला सिर्फ एक ही H+ का प्रोटोनेशन हुआ है। मिथाइल ऑरेंज कर रहा है मतलब दो हुए। जैसे बोल दिया ना कि मम्मी ने बोल दिया रेड लाइट जल गई, तो आप समझ जाना पूरी टंकी फिल हो गई है। आधी भी तो हुई होगी, आधी हुई होगी, फिर आधी और हुई होगी, फुल हुई होगी। मम्मी अकेले बोलेंगे सिर्फ ग्रीन लाइट अकेली जली, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आधी फुल। तो ऐसे ही ये है कि अगर आपका फिनोप्थलीन इंडिकेटर अकेला कलर चेंज कर रहा है मतलब फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट, मतलब सिर्फ एक ही H+ इसको मिला है। और अगर मिथाइल ऑरेंज कर रहा है मतलब दो मिले हैं, 2H+ मिले। तो ये तो कलर चेंज करेगा, साथ में ये भी कर देगा। जैसे क्वेश्चन है, एड ml Na2 titrated with .1 HCl, 0.1 m HCl। क्वेश्चन है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन इफ टेस्ट ओनली HP change तो ये दिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख लो फिर करा दीजिएगा आज। क्या क्विज कैंसिल, कैंसिल तो तुम्हें 3 बजे ही पहुंचना है। तो सुनो, ऐसे ही दिन आने वाले, यही निकल 12th में पहुंचने, हैबिट डाल लो रुकने की, पढ़ने की। नहीं डाल पाओगे तो यहाँ सर्वाइव नहीं कर, सीख जाओ निकल जाओ तरीके से। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, आ गया
बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या। देखो अभी आपको क्या समझाया, अपने पास दो अलार्म हैं जो बताएंगे कि कहाँ कहाँ हुआ है। मिथाइल ऑरेंज बताएगा सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट पहुंच चुके हैं, और मिथाइल सॉरी फिनोप्सिलिन बताएगा फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट। फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा, जितना H प्लस होगा उतना ही ये लगेगा, और सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा, जितना आपका सॉल्ट रहेगा उसका डबल H प्लस लगेगा। यही तो है। पहले इक्विवेलेंट पॉइंट पे मोल ऑफ H प्लस इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्ट, और सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे एक एसिड के लिए, एक सॉल्ट के लिए 2 H प्लस चाहिए, तो इसके जितने भी मोल होंगे उसके डबल H प्लस चाहिए पड़ेंगे। आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो। फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा, फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा, मोल ऑफ Na2CO3 इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ H प्लस। सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा, मोल ऑफ Na2CO3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ मोल ऑफ H प्लस। क्या आप बोल सकते हो, H प्लस। टेंशन नहीं पड़ते रहे, वैसे नहीं। टेंशन तो हमने तभी छोड़ दिया था जब हम प्रिपरेशन पे। तो पहला जब सरवाइव करना है तो टेंशन नहीं लेनी, किसी भी चीज की टेंशन। हम फ्यूचरिस्टिक है ही नहीं है, हम प्रेजेंटिस्टिक हैं। प्रेजेंट सही होना चाहिए, प्रेजेंट एकदम मजे में निकलना चाहिए, फ्यूचर किसने देखा। चलो बताओ बेटा। मुझे इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। अब पहली कंडीशन में क्या दिया, फिनोप्थलीन अकेला कलर चेंज कर रहा है, मतलब दूसरा वाला चेंज नहीं कर रहा है। ये तो आप फिनोप्थलीन अकेला चेंज कर रहा है, मतलब फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट आया है। फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होता है, मोल ऑफ Na2CO3 इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ H प्लस। ये होता है कि नहीं होता है। अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी मान लो, आप M मान लो, तो कितनी हो जाएगी मोल, 100 × M। और H प्लस के मोल कितने हो जाएंगे, जितना HCl लिया हुआ, HCl कितना लिया हुआ है, 100 × 0.1। क्या आएगा कि नहीं आएगा। M की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 M, मतलब सॉल्ट कितना का रहा होगा, 0.1 M का, पहली वाली A। दूसरे वाले में क्या है, मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज कर रहा है, मतलब हम सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे पहुंच गए हैं। सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होता है, मोल ऑफ Na2CO3 इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ मोल ऑफ H प्लस। यही होता है कि नहीं होता है, ट्वाइस ऑफ मोल ऑफ H प्लस। ये होगा कि नहीं होगा। इसके मोल कितने हैं जल्दी बोलो, 100 × M, और ये 2 × 100 × 0.1, तो M की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बोलो, 0.2 M आ गया। सिंपल था, ज्यादा कुछ नहीं करना, ध्यान रखना है। यूनिट खत्म हो गया।
जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आयनिक खत्म हो चुका है, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे अपन हम। क्या कल से? क्या क्या करना है? चलो एक काम करो, वो बुकलेट निकाल, जो क्वेश्चन रह गए थे ना डिस्कशन के, वो निकाल लो। स्टार्ट कर रहे हैं। पढ़ना तो कभी है, अभी पढ़ लो चाहे कल पढ़ लो। क्यों? ये बताओ। शांत, शांत हो जाओ बेटा। ये वाले को बुलाना तुम्हारे, इसी करके आए हो। शांत, पहले शांत करके आए। नोटबुक तो ले, डिसाइड कर लेते हैं तुम्हें 12th में पहुंचना। नोटबुक होमवर्क सब लेके आओ। जहाँ पे होमवर्क करते हैं वो भी लेके आओ। सीट वीट सब लेके आओ। पीटीएम चालू हो गई मालूम है? ये हुई है। एक काम एकदम कंटिन्यू चल रहा है सबका घर, मोबाइल। तो कोई ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला कि जो नहीं चला प्रेस कर। क्या होमवर्क? कहते करना चाहिए। दूसरों का फ्यूचर डिपेंडेंट है। मोबाइल नहीं चलाओगे तुम, वीडियो नहीं देखोगे, देखोगे तो बेचारे दूसरे को व्यू कैसे मिलेंगे? वो कैसे कमाएगा? हम दूसरों का भला रोज करते हैं, 1 घंटा मोबाइल लाइक करते हैं, चलाते हैं, व्यू देते हैं। इनडायरेक्टली सर हम दूसरों का भला कर रहे हैं हमारी वजह से। क्यों गोयल? क्यों गोयल? लेके आओ बेटा, अरे शांत हो जाओ। लेके आओ, कितना किया है? मिला कि नहीं मिला? केमिस्ट्री का ही लेना है। सुनना ही नहीं है ना? ये कौन लिखेगा, ये जो लिखा था इतना सारा? ऐसे तो यार तुम 11th पास नहीं हो पाओगे, बदनाम करोगे मुझे। हैं? क्यों? घर वालों को पता है? घर वालों को पता है कि तुम इतना खतरनाक लिखते हो? एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये पेज कम भर रहा है। कुछ तो हो कि पढ़ाई हो ना हो, कम से कम नेचर ही बचा रहे। नंबर कहाँ है, लेके आओ, कहाँ लिखा? क्या? सही से बताना। किसी पहले हल नहीं।
देखिए पता है ना, कल देख पता चल जाता। पागल बना मुझे खुद को भी घर। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तो हो ना हो N-1 होने वाला है। इसके पेरेंट्स है, पेरेंट्स की लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा अगर IITN हो जाए या नहीं हो भी जाएगा तो ये बेंगलोर में पढ़ा रहेगा, दिल्ली में पढ़ा रहेगा। पेरेंट्स को मोटिवेशन अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है। पत्थर लाइफ किसकी होने वाली है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो जान पहचान वाले हैं थोड़ा दुख मना लेंगे, यार ठीक है पेरेंट्स ने इतना एफर्ट लगाया, यहाँ पढ़ाया वहाँ पढ़ाया, इस स्कूल में उस स्कूल में नालायक था वो, तो इसको इफेक्ट पड़ने वाला है, हमें पड़ने वाला है? हम इतने नालायक है कि हम ये नहीं पहचान पा रहे कि आगे गड्ढा है, हम उसी में जा रहे हैं। और जब गिर जाएंगे ना तो खोदने वाले को कसूर देंगे कि यार किसने खोदा है गड्ढा। हमारी दो आंखें, हमें नहीं दिख रहा है, खुद को नहीं देंगे, हम खुद को ब्लेम नहीं करेंगे। इस, इस नालायक को खुद पता है कि मैं होमवर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं गड्ढे में गिर रहा हूँ, और ये गिरता जा रहा है। लास्ट में क्या बोलेगा, अरे यार बहुत टफ होती, कैसे आए। जा रहे हो पीछे और उम्मीद कर रहे हो कि मैं आगे बढ़ूंगा, कैसे बढ़ूंगा। अपने जो काम है वो तो करो सही से, फिर नहीं होता है फिर मुझे बताओ ये नहीं हो रहा है सर। वो तो पूरा का पूरा चैप्टर पार हो गया, और इनका ये इस चैप्टर की कहानी नहीं है, हर चैप्टर में मैं खुद ही रहूंगा ना तो यही निकलेगा। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, हम ऐसे करो तो मैं तालियां भी बजवाऊंगा। सॉरी बोलेगा और निकल लेगा, अगले दिन फिर वही चालू। तो शर्मा जी ओके हरा गए। बहुत देर से इसे नेगलेक्ट कर रहा था, लेकिन अटेंड किए जा रहा है, किए जा रहा है। क्यों? ये बताओ इससे होगा क्या, किसको फायदा है, तुम्हें फायदा है कि मुझे फायदा है। ये जो तुम हमारे जो कर्म है ना, हेड लो पड़ा है, ऐसे एक्शन वैसे। नहीं सर, मैं नेगेटिव रिएक्शन लगाऊंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। क्या? देखो ये भी बोल रहा हूँ, जो पढ़ना चाहते हैं अदरवाइज पेरेंट्स से लग रहा है और काम के लिए बने और डाल रहे हैं, क्यों अपनी एफर्ट बर्बाद कर रहे हो अपनी। तब क्लास में आप बैठ ही रहे हो, कुछ कर ही रहे हो, लेकिन मन से नहीं कर रहे हो तो क्या फायदा है फिर। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ क्लास में बैठ रहे हो तो अपना एफर्ट लगाओ, एफर्ट कभी बेकार नहीं होते। आपका मन नहीं है, आपका कुछ और करने का मन है किसी और के लिए, तो मुझे बता दो कि सर मुझे नहीं करना है, तो मैं आपके पेरेंट्स को कन्विंस कर दूंगा। और फिर अगर आप ऐसे कर रहे हो, आप बेवकूफ़ बना के यहाँ बैठे हुए हो, आप सोच रहे हो कि बस एक साल निकल गई एक और निकल जाए, फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा। प्रॉब्लम में कैसे आओगे, अभी धीरे धीरे अभी प्री बोर्ड चालू, 12th में आओगे, प्री बोर्ड बोर्ड, 12th में इतना झमेला है ना, वहाँ खराब हो जाता है। दिसंबर से आप रगड़े जाओगे ना, छूटोगे कब, आपको सही रहा तो जून के आसपास, जून में एडवांस खत्म, दिसंबर में आओगे, दिसंबर में जैसे ही आप आओगे जनवरी दिसंबर जनवरी में आपके स्कूल के प्रैक्टिकल चालू हो जाएंगे। प्रैक्टिकल के बाद क्या होगा, प्री बोर्ड, उसके बाद फर्स्ट मैन, उसके बाद बोर्ड, बोर्ड के बाद सेकंड मैन, सेकंड मैन के बाद एडवांस, एडवांस से पहले भी आप एक दो छोटे मोटे जैसे बिट्स प्लानी वगैरह के एग्जाम देने जाओगे, वो सब एग्जाम लगभग लास्ट एग्जाम आपका एडवांस का होगा। तब तक आप एकदम इस मोड में रहोगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा यार जिंदगी में चल क्या रहा है एग्जाम के अलावा। अगर उसी की अगर आपकी प्रिपरेशन सही नहीं रहेगी तो वो बहुत टॉर्चर हो जाता है, वो टाइम निकाल पाना दिसंबर से लेके जून तक। तो आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी तभी सही होगा।
तो या तो ये चीज़ है कि उन सबको छोड़ो, डायरेक्ट बोर्ड पे आ जाओ आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। अभी आप डिसीजन ले सकते हो, और अभी भी कोई भी चीज़ आसान या कोई भी चीज़ टफ नहीं है, अपनी सोच है जो उसको टफ और आसान कर रही है। अगर अपन ने सोच लिया, ठान लिया करना है, तो हो जाएगा। अगर अपन ने बोल दिया अरे अरे हुआ, डर लग रहा है, हर दिन देख देख के, हर दिन देख देख के आप डरोगे। लेकिन हर दिन अगर आप छोटा छोटा सा कदम बढ़ाओगे ना, तो अपने आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। दूर से देखने पे दूर ही दिखता है, लेकिन जब चलना चालू करते हैं ना, तो कब पहुंच जाते हैं पता नहीं चलता। लेकिन अगर अपन चलना चालू नहीं कर रहे हैं, बस देख ही जा रहे हैं यार, पहुंच ही नहीं रहे, पहुंच ही नहीं रहे, कुछ नहीं होने वाला। तो अपने कम से कम जो कर्म है ना, वो तो सही कर दो। कभी भी आप फेल नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको सही डायरेक्शन में और सही तरीके से आपको करना पड़े, तो आप ऐसे सोचो कि बैठने और ना बैठने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, अगर आप सुन नहीं रहे हो, अगर आप गप्पे कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। जैसे घर पे बैठो, मम्मी के काम में हेल्प करो, झाड़ू पोंछा करवाओ, बाथरूम साफ करो, कुछ तो करो, कुछ तो क्रिएटिव रहोगे। फायदा क्या है, आप कुछ सोचो। अभी भी अपने पास टाइम है, मुझे बता देना कि सर मेरा मन नहीं है, जो कुछ भी है आपका वो मैं करवा दूंगा, और आराम से एक अच्छी एक पार्टी देंगे आपको, चाय पार्टी, आराम से 12 विशेष देंगे, 12th अच्छी करो। तो उनके लिए बोल रहा हूँ जो मक्कारी दे रहे हैं, उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, करते रहो, अच्छा होगा अपने साथ। जो ये मक्कारी दे रहे हैं ना, उनके लिए अभी भी बोल रहा हूँ, बेटा जितने जल्दी निकल लो उतना फायदे में रहोगे। पापा की फीस बचे, पापा को रियलिटी मालूम चले, उम्मीदें नहीं रखेंगे। जितनी कम उम्मीदें रहती हैं उतना ज़्यादा अच्छा। अभी वो क्या सोच रहे हैं, बच्चा कुछ जा रहा है, ये निकल जाए, रात के 7 बजे पहुंचता है या 3 बजे पहुंचता है, तो उनके तो मन में वही पिक्चर है कि बच्चा बहुत मेहनत कर, बच्चा ऐसा है कि वो सुन ही नहीं रहा है, और बातें किए जा रहा है, फिर की मान ही नहीं। उनके दिमाग में तो पिक्चर वही है ना, उनके 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 दिमाग में तो आपकी पिक्चर एक आइडियल वाली है ना, आप ये रूटीन है। वो ये सोचते हैं चलो ठीक है यार, बच्चा 7 घंटे गया, चलो 1 घंटे ही थोड़ी बहुत मस्ती किया होगा, 6 घंटे तो पढ़ा। उल्टा हो रहा है, 1 घंटे मुश्किल से पढ़ा होगा, 6 घंटे में तो आप कैसे कर पाओगे। मतलब जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके लिए आपके बारे में सोच रहे हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम उनको पागल नहीं बनाओ। उनको एक रियलिटी में रखो कि यार ये मेरी कंडीशन है, ये कर रहा हूँ। आप लोग क्या कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को या टीचर्स को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो रियलिटी आई जाती है कभी ना कभी। वो नहीं करो आप, जो कुछ भी है आप क्लियर शॉट रखोगे, सर ये परेशानी, मेरा मन ही नहीं लगता है। आप कहाँ आईआईटीएन की बात कर रहे हैं, मुझे बनना है कपिल शर्मा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो मैं तो जीतू भैया बनूंगा, वो आईआईटी में जाके ही मैं एक्टिंग ही करनी है, तो अभी से कर लेते हैं, उससे होगा कुछ नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने सोच के रखा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, मेरी अभी पेरेंट्सों से वो स्टार्टिंग में भी बात हुई थी, सभी कोई भी बच्चा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पेरेंट्स की वजह से यहाँ आया हो। सबने खुद डिसाइड किया है कि मुझे ये करना है, और उसी ने डिसाइड किया है कि मुझे ये कोचिंग पढ़नी है, या फिर जो कुछ भी करना है, मुझे जेई की प्रिपरेशन करनी है। एक भी सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जो फोर्सफुली यहाँ बैठा हो। जब एम आपका है, डिसीजन आपका है, तो एफर्ट भी आपको ही लगाने पड़ेंगे। मैं बस आपको सिखा पाऊंगा, आपको पुश कर पाऊंगा, आपको डाउट बता पाऊंगा। आपका एग्जाम देने मैं नहीं जाऊंगा, एग्जाम देने आप जाओगे। जब एग्जाम देने जाओगे, जब 3 घंटे ये पूरी, जब जब जेई मेंस या एडवांस का पिक्चर जब दे रहे होगे ना, तो पूरे 2 साल की पिक्चर आपके दिमाग में घूमेगी, पास में पढ़ ले। वहां पे बस जब आप कुछ कुछ चीजें याद करने की कोशिश करो, बोर्ड याद नहीं आएगा, नोट्स याद नहीं आएंगे आपको, अपने जो आपने जो मक्कारी की वो याद आएगी, तभी याद आएगा यार काश में पढ़ ले। और एक दिन वो रहेगा जब आपको रियलाइज होगा, जब एग्जाम होगा। सबसे भयानक रात आपकी तब निकलेगी जब रिजल्ट आने वाला। कौन सा बहाना, हमारी भी गलत, ऑनलाइन होता है, क्या बोलें। फिर नया कुछ बहाना है, वो सर थ्योरी उनका खराब है पापा, रीचेकिंग पे डालो। समझ गए ना।
ये सब चीज़ें नहीं करो बेटा, अपने पास टाइम है, हम अच्छा कर सकते हैं, मेहनत करोगे लेकिन सेल्फ सिंसियर होना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स आपको 2 घंटे 3 घंटे देख सकते हैं, आप पढ़ रहे हो, आपको किताब खोल के बैठे रहो पेरेंट्स के सामने, उन्हें कैसे मालूम चलेगा आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? आपको खुद से अंदर से आपको वो हैबिट डालनी पड़ेगी, अंदर से आपको ये खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। भाई मेरा एम ये है और मुझे ही खुद करना है, कोई और आपका एग्जाम देने नहीं आएगा, कोई और नहीं आएगा, आपको खुद जाने हैं, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। जिस दिन आप सीख जाओगे उसी दिन आप ये बनने लगे, आप अच्छा करने लगोगे लाइफ में और एग्जाम। अगर आप दिखाने के लिए या वो सब करने के लिए पढ़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत नहीं कर रहा है, चोरी चपाटी करके भी नंबर ला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, ले आओ बेटा उससे हो क्या जाएगा। तो ना यही वाले हमारे पास आएंगे कि बताओ इसके क्यूज में कितने नंबर आते थे, फिर टेस्ट में कितने आते थे, मेगा टेस्ट में कितने आते। और एक आध 2 महीने बाद मालूम क्या होगा, जैसे जब मैं प्रिपरेशन करता था तो हमारे हमारे साथ क्या था, एक बच्चा था, नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, वो क्या था, भयंकर तेज था, तो उसकी रैंक अच्छी आती थी, तो हम लोग क्या करते उसकी रैंक ही गायब कर देते थे। उसकी 3 आ गई तो हम तो 3 तो हटा दो, तो चौथा वाला है उसकी 3 है। अब क्या होगा, जैसे आपके यहाँ पे भी बच्चे हैं, माहौल जो बना लेते हैं, चीटिंग कर लेते, कुछ टाइम बाद सबको मालूम चल जाएगा, मैक्सिमम बच्चों सभी को पता हो कौन कौन कैसे कर ला रहा है, आपको मालूम है कि उसकी इमेज क्या है। आप ये नहीं सोचो कि आप नंबर ले आ रहे हो तो आप एकदम, आपको पता है कि आपके नंबर कैसे आ रही है, आपको भी पता है और सबको पता है, यहाँ तक बहुत सारे बच्चों के बारे में मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन है। तो तुम देख इस बार कितना और प्रैक्टिस करता है, कितना और लाता है, जिस दिन धरा जाएगा बाहर कर। मैं सोचते हैं कि चलो ठीक है यार, कभी तो इसका मन करेगा पढ़ लेगा, अच्छी आने लगे। आप ये नहीं सोचो कि आप चीटिंग वगैरह से नंबर ले आओगे तो उससे कुछ होने वाला है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। इनफैक्ट अगर आप चीटिंग से नंबर ला रहे हो तो आप कभी अपने आप को जज ही नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं जज कर सकते? क्योंकि आपको खुद का भरोसा नहीं है कि आपने खुद से किया था कि सामने वाले का देख के किया था। मान लो आपने केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन किए, 10 अपने मन से किए, 5 अगर टिप्पा मार के कर। अब आप कैसे एनालाइज करोगे कि 15 क्वेश्चन है जो मेरे वाले थे कि दूसरे वाले के थे? आप डिपेंडेंट हो जाओगे, और जब भी डिपेंडेंसी आती है सही खत्म। अब आपका दिमाग यही करेगा, एग्जाम कम है, अब एग्जाम है और मैं कहाँ बैठूँ, किसके साथ बैठूँ, किसके बगल में बैठूँ, पूरा कोऑर्डिनेशन में, पूरा सिटिंग अरेंजमेंट में आपका दिमाग जाएगा, पढ़ने में नहीं जाएगा। और जिस दिन आपका ये दिमाग ऐसा डाइवर्ट होने लगा, पढ़ाई में मन लगे, तो जब पढ़ाई में मन नहीं लगा, निपट गए। अब यार ये कितनी कम प्रोबेबिलिटी है कि आप एग्जाम हॉल में जिसके बगल में बैठोगे, के बगल में बैठोगे वो उसको अच्छा आता होगा, वो भी तुम्हारे जैसा हो, तुम और वो स्क्वायर बन जाएंगे। समझ गए ना? कैसे बिलीव करोगे जो तुम्हारे बगल में बैठा वो भी ऐसा ही हो? तो पहली बात तो हाँ चलती नहीं है, जैसे ही थोड़ा बहुत हिलते हुलते निकाल के फेंक देते हो, उनको क्या जा रहा है। एग्जामिनर जो होता है उसको थोड़ा पहचान वाले हैं, तुम्हें वो इतना एंटरटेन करेंगे। यहाँ तो वो भैया एंटरटेन कर देते, चलो नहीं वो ऐसे ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, 10 बार बाथरूम जा रहा है, ये कर रहे हो, सब किसके लक्षण है? चीटिंग के। इससे कोई फायदा नहीं है। टेस्ट ईमानदारी से दो, मेहनत ईमानदारी से करो, चीजें अपने आप सही हो। पहले ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, उल्टा नहीं होगा पहले रिजल्ट आएगा फिर हम ईमानदार होंगे। पहले आपको ईमानदारी से मेहनत करनी होगी, तभी आपकी चीजें अच्छी होंगी। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सोचो कि सर मेरा 1 साल थोड़ी ऊपर नीचे अप डाउन पढ़ाई हुई है, ये हुई, उससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं। तो आप जब भी मेहनत करना चालू करोगे, अच्छे से ईमानदारी से चालू कर दो, तभी से आपका सही होना चालू हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि सर अरे यार 11th मेरा निकल गया है, 11th मेरी चोरी चपाटी में निकल गई, 12th में मैं ईमानदार होना चाहता। हाँ देखो, आपका पास्ट थोड़ा बहुत परेशान करे, अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है कहीं पे, अगर वो आएगा तो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। 2 तरीके होते हैं, तरीका ये होता है कि पहले तैयार कर लो, एक तरीका ये है जब आ रहा है तभी उसको पढ़ते जाओ। उल्टा भी तो हो सकता है, कोई चीज आपको नहीं आती है, जब उसका यूज हो रहा है तब तब आप उसको सीख लो और खत्म कर दो उसको। हम लोग दूसरे पे बिलीव करते हैं, सर पहले से नहीं आ रहा है, अब ये यूज हो रहा है तो मुंह फुला के बैठ गए, सर मुझे ये आता ही नहीं।
अब अगर उसकी कुछ एप्लीकेशन है तो उसी समय उसको रिवाइज कर लो, उसी समय सीख लो, तो वो चैप्टर भी सही हो जाएगा और पुराना वाला भी बन जाएगा। ये बिल्कुल भी कोई भी नया एक्सक्यूज नहीं रखना कि मुझे ये इसमें मैं वीक हूं, उसमें मैं वीक हूं। अभी आप कर सकते हो, बहुत अच्छा करते आ रहे हो, बस ईमानदारी से पढ़ते रहो, ना पागल बनो ना दूसरों को बनाओ। समझ गए ना? जितने जल्दी आप ये चीज़ें समझ जाओगे उतने जल्दी देखो होता क्या है, लगभग जितने भी बच्चे होते हैं उसमें 50 या 40% ही सेल्फ ईमानदार या मेहनती होते हैं, तो उनका हो जाता है, बहुत अच्छा कर लेते हैं। बाकी ऐसे ही मक्कार रहते हैं कि 2 दिन आ रहे हैं, एक दिन गोल मार रहे हैं, पेरेंट्स से बोल दिया ये हो गया वो हो गया, या यहाँ बैठे हो पढ़ाई नहीं कर रहे हो गप्पे कर रहे हो। तो भाई जब आप खुद के साथ अच्छा नहीं कर रहे तो भगवान कैसे अच्छा सोचेगा? भगवान को 2 लोगों को चूज करना है, एक मेहनती को और एक मक्कार को, तो किसको चूज करेंगे? ठीक है, सिंपल है। अपना नंबर वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि अपन तो वैसे ही सबसे लास्ट में खड़े हैं। यार हम होमवर्क क्या करके आओगे? जब पढ़ाई करना चालू कर दो, टाइम कम है, इसी जनवरी में अपन आ जाएंगे एग्जाम मोड में। टाइम कम है, मेहनत डबल करनी पड़ेगी और ये सोच लो, है ना?